अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के ये व्लॉग थोड़ा सा अलग नोयत का बना रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग जो ट्रेड कर रहे होते हैं, चीज़ें आप अपनी बेच रहे होते हैं, चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो उसके हवाले से आज का व्लॉग है। और इसमें कुछ मैं अपने रियल्टर्स भाइयों से भी मुखातिब हूँ और साथ में सेलर बायर दोनों से मुखातिब हूँ। तो आप ज़रा ये वीडियो अगर पूरी देखते हैं तो उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो रही होती हैं और ये चीज़ें रियल्टर्स के साथ भी हो रही होती हैं। और फिर आप सेलिंग बाइंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेचीदगी आ जाती है और आपको दुश्वारी का सामना होता है। उस हवाले से आज का व्लॉग है। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट यहाँ पे अपने पास बनाया है कि डील के कोई SOPs, मतलब कोई भी प्लॉट एक पार्टी बेच रही है, दूसरी पार्टी खरीद रही है, तो उसमें जो डीलर इन्वॉल्व है उसको क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले SOPs को क्लियर करना चाहिए कि SOPs मतलब क्या। जो मैंने अपने वो एक माइंडसेट से वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सेलर और बायर अगर एक ही बंदे के पास दोनों पार्टीज़ हैं, देन वो दोनों सेलर और बायर को क्लियर करेगा कि जी इतना टोकन होगा, डेवलपमेंट चार्जेस इतने हैं। वो अगर अनपेड हैं तो वो सेलर पे करेगा या परचेज़र पे करेगा। तो बाज़ औक़ात डीलर वो अपने ऊपर बर्डन ले लेता है, फिर बाद में मतलब वो खुद पे कर देता है और बाद में जो परचेज़र होता है वो तो ज़ाहिर सी बात है पे ऑर्डर बनाता है सेलर के नाम का। जब सेलर के पास वो अमाउंट जाती है तो डीलर को वो दोबारा से रिकवर करना मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग मतलब थोड़ा सा वो पेचीदगी पैदा कर देते हैं कि नहीं जी आपने अंदर पेमेंट ज़्यादा रखी हुई थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो लिहाजा इन चीज़ों को क्लियर करें। आप जिस ख़रीदार को प्लॉट दे रहे हैं उससे टोकन जो हमारा रियल्टर भाई लेता है उसको चाहिए कि वो ऑथराइज स्टेट की अपने उस क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन के लिए एक रिसीविंग दे। उसमें ये है कि उस वक़्त के लिए जो वो परचेज़र है वो 1 लाख टोकन दे रहा है, 2 लाख दे रहा है, 3 लाख टोकन दे रहा है, जितना भी दे रहा है वो अमाउंट उसके पास कोई सबूत होना चाहिए। और वो सबूत मेरे ख्याल से हमारे उन परचेज़र भाइयों के लिए यही है कि उनको एक तहरीरी सबूत दिया जाए अपने ऑफिस की, जो हमारा ऑथराइज्ड ऑफिस होगा उसकी रिसिप्ट के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर आप लिख के देंगे और स्टैंप करके देंगे कि, और बाकायदा डेट वगैरह मेंशन करेंगे उसके ऊपर, तमाम चीज़ें आप डिटेल में लिखेंगे कि जी इतने दिन के अंदर हमारा ट्रांसफ़र होगा, इतनी टोटल अमाउंट है, डेवलपमेंट चार्जेस इतने हैं और इतना आपने अब पे किया और रिमेनिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपने इतनी पे करनी है। वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। उससे ये है कि सेलर भी क्लियर होगा, परचेज़र भी क्लियर होगा। अगर आप वो चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, आप तीनों परेशान हो रहे होंगे। सेलर भी परेशान हो रहा होगा, परचेज़र अलग परेशान बैठा होगा, कंफ्यूज बैठे होंगे दोनों पार्टीज, और साथ में जो हमारा डीलर भाई बैठा होगा वो अलहदा से परेशान हो रहा होगा कि आप इस चीज़ को मैं हैंडल कैसे करूं। सिर्फ यही मिसमैनेजमेंट की वजह से काफ़ी सारे मसले मसाइल खड़े होते हुए देखे हैं। तो इन चीज़ों पे ज़रा वो आप देखा करें। उसके बाद एक पॉइंट मैंने बनाया है जी, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पेशेंट टू देयर क्लाइंट, कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें अपने क्लाइंट्स के साथ, लेकिन सब्र व तहम्मुल के साथ। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह पेश आएँ, और फैमिली मेंबर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हम लोग अपने घर में अपनी वो बहन से एक तरह वो पेश आते हैं ना, बड़ा वो प्यार से उनको, अगर चीज़ भाई को तो हमने चीज़ बता दी, वो तो समझ गया, क्लियर हो गया उसे, लेकिन हम अपनी बहन को बता रहे होते हैं कि नहीं बहना ऐसे नहीं ऐसे है, ये चीज़ है, इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे। उसमें यह है कि आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। आपने जिस बंदे के साथ बात करनी है, चाहे वो सेलर है चाहे वो परचेज़र है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा है तो आपने उसको थोड़ा सेफ्टी का एहसास दिलाना है कि उसके डॉक्यूमेंट्स महफूज हैं, उसके साथ कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और इसी तरीके से आपने परचेज़र को भी बताना है और उसको भी आपने समझाना है। और आप जब कोई भी डील कर रहे होते हैं तो आपने परचेज़र को यकीनन आप जिस सेक्टर में प्लॉट लेके दे रहे हैं वो आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप ही उसके लिए उस वक़्त वो सजेशन दे रहे होते हैं, और उसकी भलाई या नुकसान वो उस वक़्त उस रियल्टर के हाथ में होता है कि वो उसको कहाँ पे बाइंग करवा रहा है, कितने में बाइंग करवा रहा है। तो इस हवाले से ज़रा वो देखें। और एक चीज़ और कि रेट्स के हवाले से
कभी भी आप फेक असेसमेंट मत दें। ये रियल्टर भाइयों से मैं कहूँगा कि कभी भी फेक होप मत दें कि आपने कह दिया कि जी मैं आपका प्लॉट इतने में सेल कर दूंगा, हालांकि मार्केट में वो हकीकत रेट होता ही नहीं है। फिर वो सेलर बेचारा वेट कर रहा होता है और सेलर भी थोड़ा सा लालच में आ जाता है कि चलेंगे 4 पैसे इजाफी आ जाएंगे, लेकिन वो लालच के चक्कर में, वो वेट के चक्कर में, वो एक गलत असेसमेंट के चक्कर में पहले अगर लॉस थोड़ा हो रहा होता है, आप मजीद उसको वेट करवाएंगे, जो आजकल की मार्केट चल रही है, तो उसका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, वो उसको ज़्यादा नुकसान की तरफ लेके जाएगी चीज़। तो बेहतर यही है कि आप अपने सेलर के साथ भी स्ट्रेट फारवर्ड रहें इन अ सेंस कि आप उनको जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ें चल रही हैं, जो एक्चुअल रेट्स हैं, उससे आगाह करें। नहीं तो वो वेट करेगा और वेट करने में वो अपना लॉस कर बैठेगा। ये रियल्टर भाइयों को चाहिए कि वो अपने अपने क्लाइंट्स के साथ, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको वाज़ेह तौर पे बताएं कि अगर आज हम सेल करते हैं तो आज ये सिनेरियो है, यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, अगर हम थोड़ा और वेट करेंगे तो वो रेट नीचे ही आएगा, जो आजकल सूरत हाल चल रही है। तो ज़रा इन चीज़ों को वो देखें, लाजमी करें। और एक चीज़ यहाँ पे कि नेगेटिव मार्केटिंग से अवॉइड करना चाहिए हमारे रियल्टर्स को। परचेजर की एक नेचर है, वो कोशिश यही करता है कि उसको कम से कम रेट पे बाइंग मिले। नो डाउट, जब हम भी बाइंग करते हैं तो हमें भी कम से कम रेट चाहिए होता है, लेकिन क्या है कि इससे मार्केट बड़ी डिस्टर्ब होती है। एक तो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ रहा है चीज़ों का किसी भी बिजनेस के ऊपर, लेकिन अगर आप नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, एक आध प्लॉट अगर बाय चांस किसी सेलर ने किसी मजबूरी में अगर कम रेट पे सेल आउट कर दिया है, तो मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट अगर बाइंग जब आप करने जा रहे हैं तो आप ये ना हो कि आप कहेंगे हमें उससे भी नीचे, ज़्यादा नीचे चाहिए। तो थोड़ा इन चीज़ों को देखें कि अगर वो बाइंग उस रेट, उस प्लॉट की वर्थ थी क्या, उस प्लॉट में क्या मामलात थे। तो आप किसी भी क्लाइंट को जब रेट दे रहे होते हैं तो आप उनको ये ना कहें कि जी मैं आपको, अगर मैं 5 मरले की मिसाल दूं, ये रेट चल रहा है 29 लाख से ऑनवर्ड, मैं किसी को कह दूं कि नहीं जी मैं आपको 27 लाख में लेके देता हूं, तो जाहिर सी बात है फिर वो दूसरी पार्टी जो हमारे सेलर भाई हैं उन पे भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। उनकी भी आखिर वो मेहनत की कमाई है, तो उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर वो चल रहा है रेट तो वो चल रहा है, सेलर अगर चाह रहा है वो सेल करना, तो आप एटलीस्ट उस रेट को हिडन रखें, उस चीज़ पे ज़्यादा वो आप पब्लिक ना करें कि बाकियों के प्लॉट्स भी इर्द गिर्द वो डिस्टर्ब हो रहे हों। आप वही चीज़ें करें जो एक रेट अमूमन चल रहा होता है। एक आध प्लॉट हम जो रियल्टर्स हैं, हम में से कुछ दोस्त वो कम रेट तो हम बड़ा वो भाग के नोट करते हैं कि जी वो इतने में सेल हो गया। मेरे ख्याल से ऑन एयर या कभी आप लोगों से किसी ने ये नहीं कहा होगा कि जी इतने का भी बिका है। तो इस चीज़ को भी देखें, जब रेट ऊपर की तरफ जाता है फिर उस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए, फिर अदल तो ये जाके बनेगा। थोड़ा इन चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए, नेगेटिव मार्केटिंग से अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो डीएचए, आप जानते हैं कि डीएचए नेगेटिव मार्केटिंग पे क्या करता है, उस चीज़ को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, एथराइज्ड डीलर बेहतर जानता है इस चीज़ को। उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को जब आप डील कर रहे होते हैं, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो मैं डील के हवाले से बना रहा हूँ कि इसमें क्या एसओपीज़ होने चाहिए, क्या मामलात होने चाहिए, अपने क्लाइंट्स को कैसे वो डिस्कस करना चाहिए, उनके साथ नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों डिस्कस करने चाहिए, क्लियर करना चाहिए, उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट मेरी यही कोशिश होती है कि जो किसी चीज़ का पॉजिटिव पहलू है तो मैं वो भी जाहिर करता हूँ, दिखाता हूँ। अगर वो नेगेटिव भी उसके अंदर कोई ना कोई पहलू कहीं से आ रहा है तो उसका भी मैं वो पहलू दिखाता हूँ, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, मैं वो क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये है कि अगर वो बाइंग करना मेरे थ्रू या मेरे थ्रू सेल आउट करना वो मेरा और उनका नसीब है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैं उनको ज़्यादा रेट दे दूँ कि नहीं सर आपके इतने का प्लॉट बिक जाएगा, तो वो वेट करेंगे, कोई और उनको हो सकता है मार्केट रेट से जो एग्जिस्टिंग रेट है उससे अच्छी ऑफर भी मिलेगी, तो वो मेरे फेक रेट पे बैठे होंगे, लेकिन मैं भी उसको सेल नहीं कर पाऊंगा और एक वक्त आएगा वो अपना नुकसान करके बैठे होंगे। इसी तरीके से अगर हम बाइंग की बात करते हैं तो रेट बेहतर होते हुए भी टाइम नहीं लगता। आज अगर मैं कह देता हूं जी 5 मरला मैं आपको 25 लाख में खरीद के दे दूंगा और वो रेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हो सकता है रेट आने वाले 4 दिनों में जब मैं कोशिश करूं, 10 दिनों में कोशिश करूं, 1 महीना, क्योंकि जो रेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां तक मार्केट को आने में टाइम लगता है।
हो सकता है जो टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जी मैं इस क्लाइंट को तब तक लेके चलूंगा, तब जाके उसको बाइंग कराऊंगा, हो सकता है तब तक मार्केट और ऊपर चली जाए, तो उसका भी नुकसान है। जो उस बंदे ने बाइंग करनी थी 28, 29, 30 लाख पे, फिर वो बाइंग करेगा 30 से ऊपर 32, 33 लाख पे, तो उसका भी नुकसान करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो रियलिटीज़ हैं उनसे आप वाकिफ़ रखें अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, उसके बाद है जी ट्रांसफ़र प्रोसीजर के एंड पे वो बात करूँगा कि आप अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्लियर करें, सेलर को भी परचेज़र को भी। असूलन तो यही होना चाहिए कि जब आप डील कर रहे हैं सेलर पार्टी के साथ जो रियल्टर मुंसलिक है, या जो परचेज़र के साथ, या अगर एक ही रियल्टर दोनों के साथ मुंसलिक है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र वेन्यू डिस्कस होना चाहिए। हो सकता है परचेज़र अपर पंजाब में बैठा हो और जो सेलर है वो लोअर पंजाब में बैठा हो, तो इनके लिए आपने पहले एक पॉइंट भी डिसाइड करना है कि जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, साथ में आप कीमत बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाज़ औक़ात 50,000 पे भी डील रुक जाती है। वो इसलिए रुक जाती है कि जी सेलर को अगर यहाँ से जाना पड़ा किसी और सिटी में, आउट स्टेशन जाना पड़ा मुल्तान से, तो उसके आने जाने के एक्सपेंसेस तो होंगे, इस चीज़ पे वो रेट रुक जाएगा। आप फिर परचेज़र को क्लियर करेंगे कि जी अगर आपने रेट पहले तय कर लिया था, अब वो आउट स्टेशन नहीं आना चाह रहे, तो जाहिर सी बात है फिर वो परचेज़र का, उस रियल्टर का बल्कि वो कसूर होगा कि उसने परचेज़र को और सेलर दोनों को क्लियर नहीं किया था। तो वो क्लियर होना ज़रूरी है सेलर परचेज़र को कि जो ट्रांसफ़र का वेन्यू है वो कौन सा है। वो पहली बात तो ये है कि सेलर ने क्लियर किया होता है रियल्टर को। फिर बाज़ औक़ात रियल्टर अंदर वो क्लियर नहीं करता अपने परचेज़र को, वो कहता है चलें जी बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले से ही क्लियर रखें कि जी ये सेलर यहाँ पे ट्रांसफ़र देंगे। उसके बाद आ जाएं आप रेट पे। जो भी रेट की बात होती है उसमें ज़ाहिर सी बात है, मुल्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुल्तान में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही हैं ये होती हैं कॉस्ट ऑफ लैंड पे। यहाँ पे आपके डिवेलपमेंट चार्जेस जितने भी आपने अदा किए हुए हैं वो आपको अलहदा से रिफ़ंड होते हैं। चाहे आपने सिर्फ 1 लाख पे किया हुआ है तो वो 1 लाख आपको ज़मीन की कीमत के अलावा आपको अलहदा से मिलेगा, और अगर आपने 10 लाख पे किए हुए हैं तो वो आपको 10 लाख इजाफी मिलेगा, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो इन चीज़ों को ज़रा आप क्लियर रखें। और ट्रांसफ़र के हवाले से क्लियर करने में और क्या है, आप परचेज़र को बताएंगे कि जी एनडीसी सेलर ने देनी है, उसमें इतना टाइम लग सकता है। बाज़ औक़ात परचेज़र जो बिल्कुल रियल एस्टेट के बिज़नेस में नया आ रहा होता है या वो पहली दफ़ा बाइंग कर रहा होता है, उसको बड़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि जी मैं पेमेंट दे रहा हूँ और अभी एनडीसी क्लियर नहीं हुई। उसको बताएं कि एनडीसी है क्या, एनडीसी का उसे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसे पता होना चाहिए एनडीसी अगर क्लियर हो गई है तो फिर अगला जो प्रोसीजर है एफिडेविट्स का वो क्या है, उसमें कितना टाइम लग सकता है। एफबीआर बाज़ औक़ात वो बिज़ी होता है उसका सर्वर, तो वो वहाँ से एफबीआर हमें जो है वो हम पे तो कर देते हैं, सीपीआर हमारे पास लेट आती है, तो उसमें फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इन चीज़ों को आप देखें। फिर बाज़ औक़ात अंदर ऐसे होता है कि जी आगे ऑफिशियल्स नहीं है, हो सकता है कि उस दिन अचानक से कोई ऑफ डे आ जाए, तो आप इन चीज़ों को क्लियर रखा करें। उसमें एंड यूज़र जो नया आ रहा है वो सोचेगा कि यार मैं कहीं फंस तो नहीं रहा, वो इनसिक्योर फील करेगा। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट्स को ये फील करवाएं कि उनकी इन्वेस्टमेंट या उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके हाथ में हैं तो वो सेफ हाथों में है, महफूज हाथों में है, उनका कोई मिसयूज़ नहीं होगा, और उसकी जो अमाउंट है वो आपके पास अमानत है, और वो अमानत आपने ख़यानत नहीं करनी। इन चीज़ों पे आप ज़रा देखें। मुझे भी देखना चाहिए, मुझे भी कुछ एरियाज़ में ख़ुद में इम्प्रूवमेंट लानी है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑन एयर में आता हूँ, आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करता हूँ, मैं भी मार्केटिंग कर रहा होता हूँ, चीज़ें जाहिर सी बात है हम भी बेच रहे होते हैं, तो उसमें जो मेरे क्लाइंट्स हैं मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन्हें क्लियर करूँ। अगर उनके प्लॉट की कीमत कम है तो मैं कम ही बताता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जी ये इतने तक मैं बेच दूँगा, मुझे मुनासिब नहीं लगता। अगर मैं ऐसा कहता हूँ वो वेट करेंगे, और वेट करने में हो सकता है मार्केट और क्रैश कर जाए और उनका लॉस ज़्यादा हो जाए, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। और जो बाइंग करने आता है उसको भी मैं वही रेट देता हूँ जो चल रहा होता है, और उनको ये भी मैं बता रहा होता हूँ कि डे बाय डे बाज़ औक़ात चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, बाज़ औक़ात वो नीचे भी आ जाती हैं। जो वो चीज़ें चल रही होती हैं उसके मुताबिक
मैं भी चल रहा होता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि जो चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस की हैं इन पे खुद भी अमल करूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।